हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत। और मैंने कहा था कि दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश पढ़ रहे थे, तो तुगलक वंश मैंने समाप्त कर दिया था। तुगलक वंश क्या किया था? मैंने समाप्त कर दिया था। लेकिन मैंने कहा था कि एक वीडियो मैं तुगलक वंश पर आपको और बनाऊंगा। तो वही तुगलक वंश पर एक वीडियो मैं आज आपको सोचता हूं कि उससे क्या होगा कि तुगलक वंश से किसी भी प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वह आप आराम से बना लीजिएगा। सबसे पहले एमबीटी का समझते ही होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में देवगिरी, वारंगल, मदुरा, काम्पिल आदि क्षेत्रों पर था। माबर, ये सभी क्षेत्रों पर था इसका। पूरब में आइए तो बंगाल तक था, और पश्चिम में आइए तो सिंध और गुजरात तक था। ये इतना बड़ा इसका साम्राज्य था। गुजरात में अगर आप देखिएगा तो एक तागी खां का विद्रोह हुआ था। तागी का विद्रोह हुआ था, और इसी तागी का विद्रोह दबाने के क्रम में एमबीटी जो है गुजरात पहुंचा, और तागी फिर जो है भाग गया सिंध। तो उसी सिंध में उसका पीछा करते करते जो एमबीटी सिंध पहुंचा, तो इसी सिंध के थट्टा में उसका मृत्यु हो गया। ये मैंने आपको बताया था। तो गुजरात का शासक जो तागी था, उसी का मतलब पीछा करते हुए उसने विद्रोह कर दिया था। उसी का पीछा करते करते वह सिंध पहुंच गया, और सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुल मिला के 34 विद्रोह हुए थे, और 27 जो है वह दक्षिण भारत में हुए थे। दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए थे, जैसे कि गुस्सास्प का विद्रोह। ये विद्रोह जो है सागर में हुआ था। सागर एमपी में है, सागर, वहीं यह विद्रोह हुआ था। गुस्सास्प सागर का ही गवर्नर था, तो अलाउद्दीन खिलजी का, सॉरी एमबीटी का, तो इसने विद्रोह कर दिया था। देखिए, जो कुल एमबीटी के खिलाफ जो 34 विद्रोह हुआ, 27 विद्रोह दक्षिण भारत में एमबीटी के खिलाफ हुआ। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण नीति थी वह ज़्यादा कारगर थी, वह ज़्यादा सही थी। इसके अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी मुबारक शाह खिलजी हो, या गयासुद्दीन तुगलक हो, या मोहम्मद बिन तुगलक हो, इन लोग की जो दक्षिण नीति थी वह एक तरह से माना जा सकता है कि फेल्योर थी, असफल थी। और व्यवहारिक नीति अलाउद्दीन खिलजी की ही दक्षिणी नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में, एमबीटी के समय में 1336 एडी में देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ। ये सब एमबीटी के समय ही हुआ। और हरियर और कृष्ण बुक्का 2 भाई थे, इन लोगों ने स्थापना किया था। 1347 एडी में बहमनी वंश का स्थापना हुआ। ये हसन गंगू नामक व्यक्ति थे, और इन्होंने जो है बहमनी वंश का स्थापना किया दौलताबाद में। इनका पूरा नाम अलाउद्दीन हसन शाह बहमनी था। अलाउद्दीन हसन शाह गंगू बहमनी था। एक और था दक्षिण भारत में, सैयद हसन ने 1336 ईडी में ही मावर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। सैयद हसन ने 1336 ईडी में ही मावर में स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। 1338 ईडी में देखिए बंगाल स्वतंत्र हो गया, बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। तो ये सब काफ़ी समय में एमबीटी के समय स्वतंत्र हुआ। एमबीटी के समय में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह इसने राजत्व को कि
दैवी सिद्धांत को माना, दैवीय सिद्धांत को माना। कहने का अर्थ कि राजा जो है देवता की इच्छा से राजा बना है, और इसने जो है अपने आप को राजा का देवता का छाया कहा। एमबीटी जो है राजत्व का दैवीय सिद्धांत मानता था। राजत्व का दैवीय सिद्धांत का अर्थ यह है कि राजा जो है उसको देवता जो है उसको राजा नियुक्त किया है, और वो अपने आप को देवता का छाया कहा करता था। ये बात वो सिक्कों पर भी खुदवाया था एफएसटी ने, एमबीटी ने। एमबीटी का एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसने जो है विभिन्न देशों में आप कह सकते हैं कि राजदूत भेजा, ईरान भेजा, चीन भेजा, इराक भेजा, ये सब जगह जो है इसने अपना राजदूत भेजा। तो कहीं ना कहीं विदेशों में इसने प्रतिष्ठा को स्थापित करवाया था। एमबीटी के समय में मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को है। वहीं का तंजीर निवासी इसको कहा जाता है, तंजीर निवासी भी कहा जाता है, या मूर निवासी भी कहा जाता है इब्न बतूता को। इब्न बतूता ने जो है डाक व्यवस्था का, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का ये वर्णन दिया है। ठीक, डाक व्यवस्था शुरू हुआ था जीएसटी के समय में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस के वर्णन से, मतलब चाहे किस किताब के वर्णन से, रेहला से, क्योंकि इब्न बतूता ने रेहला लिखा था, तो रेहला से जो है हमें ये सूचना मिलता है कि, चाहे इब्न बतूता हमें ये सूचना देता है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था प्रचलित थी, और डाक व्यवस्था शुरू किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। ये सब एमबीटी के सब कारण, एमबीटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो था वो मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से एमबीटी में इससे ज़्यादा अब आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एमबीटी के बाद हम लोग आते हैं एफएसटी में। एफएसटी का अर्थ हो गया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का राजा 1351 AD में राज्यारोहण हुआ था ठट्टा में। लेकिन दिल्ली में एक घटना हुआ उस समय। दिल्ली में घटना ये हुआ कि जो वजीर था ख्वाजा जहां, उसने क्या किया, एमबीटी के एक नाबालिग पुत्र को लेकर दिल्ली में राज्यारोहण कर दिया। तो ठट्टा में इसका राज्याभिषेक हो चुका था, लेकिन दिल्ली भी आकर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था एफएसटी ने। एफएसटी ने अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि कहा, खलीफा का प्रतिनिधि कहा, और दूसरा नायब भी कह सकते, खलीफा का नायब भी कहा, और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम इसने खुदवाया था। इसने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, और उलेमा हो या अमीर हो या सेना हो, ये तीनों के प्रति इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाया। उलेमा के प्रति उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी को भी, चाहे उलेमा को भी न्याय के परिधि में ला दिया था। तो लेकिन इसने क्या किया, उलेमा को इस सबसे मुक्त कर दिया, और उलेमा की इच्छा के अनुसार ही कोई काम करता था। जैसे इसको सिंचाई कर लगाना था, सिंचाई कर लगाना था। सिंचाई कर को हक सर्व कहा जाता था, क्योंकि इस्लाम में 4 ही प्रकार के कर मान्यता है, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। इसने 23 प्रकार के करों को समाप्त करके 4 प्रकार के कर लगाए। तो जब सिंचाई कर लगाना था तो इसने उलेमा से पूछ लिया था, और हक सर्व जो था, सिंचाई कर था, 1/10 था उत्पादन पर। मान लिया अमीर को, सेना को, सबको जो है इसने पद जो है वंशानुगत कर दिया, और इक्ता भी वंशानुगत कर दिया। अगर अमीर नहीं है तो अमीर का बेटा आ सकता है, बेटा नहीं है तो दामाद आ सकता है, दामाद नहीं है तो गुलाम आ सकता है। इस तरीके से इसने, सेना में भी वही बात था कि अगर खुद लड़ने नहीं आना है तो वृद्ध माता पिता को भेज दीजिए, तो गुलाम को भेज दीजिए, घोड़ा कुछ भेज दीजिए। तो ये सब इसने कर दिया। कहने का सभी वर्ग के प्रति इसने तुष्टीकरण का नीति अपनाया। इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक था, कल्याणकारी निरंकुश शासक था। ये सब इसके
लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका जो सैनिक अभियान देखिएगा तो बंगाल में 2 बार अभियान किया था, बंगाल में 2 बार अभियान किया था, दोनों बार यह असफल हो गया था। लेकिन बंगाल में इसने इकदला का किला का नाम जो है आज़ादपुर रख दिया था और पांडुआ का नाम फिरोजाबाद कर दिया था। बंगाल में ये दोनों प्रसिद्ध स्थान इकदला का किला और पांडुआ। तो एफएसटी का अर्थ हुआ फिरोज शाह तुगलक ने इकदला का नाम आज़ादपुर कर दिया था और पांडुआ का नाम फिरोजाबाद कर दिया था। उसके बाद जाजनगर उड़ीसा का मैंने बताया ही था, जाजनगर नगरकोट का अभियान जो कुमायूं की पहाड़ी में है, ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था, और ठट्टा का अभियान, ठट्टा का भी इसने अभियान किया था और ये अभियान जो है असफल ही था। बंगाल का 2 बार अभियान किया, दोनों बार अभियान असफल हो गया। ठट्टा का भी जो अभियान था ये असफल ही रहा। इसने लगभग 300 नगरों का निर्माण किया, 300 नगर बसाया। 300 नगर में इम्पोर्टेंट है फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, ये सब जो है इसने एक इम्पॉर्टेंट शहर बसाया था। जौनपुर जो था इसने अपने भाई जौना खां या एमबीटी की याद में बनाया था। जौनपुर जो शहर बसाया था इसने अपने भाई एमबीटी या जौना खां की याद में बसाया था। एमबीटी का अर्थ हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। और जौनपुर में अपने पुत्र फतेह खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया था। ठीक, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसने 36 कारखाना इसके समय में था, 36 कारखाना था। और इसने दिल्ली के सभी 1200 फलों का बाग लगाया था और इससे जो है लगभग राज्य को 1,80,000 टन का जो है प्रतिवर्ष आय होती थी। 1200 फल का बगीचा लगाया था और इसमें जो है फल की गुणवत्ता को सुधारने का इसने प्रयास किया था। फल की गुणवत्ता को सुधारने का इसने प्रयास किया था। उसके बाद एफएसटी के समय में कुछ इम्पोर्टेंट है कि इसने बहुत सारे नहर बनाए थे कृषि के विकास के, लेकिन 5 इम्पोर्टेंट नहर था और उस नहर से लगभग 180 वर्ग मील में खेती जो है, खेती को सिंचाई मिलता था। सिंचाई के लिए नहर बनाने वाला सबसे पहला व्यक्ति जीएसटी था। जीएसटी का अर्थ हुआ गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नहर किसी ने बनाया तो वो एफएसटी ने ही बनाया। एफएसटी का अर्थ हुआ फिरोज शाह तुगलक। इसमें 2 नहर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उल्लुक खानी नहर और राजवाही नहर। उल्लुक खानी नहर जो है वो यमुना नदी से लेके हिसार तक है और ये जो है राजवाही नहर सतलज से घग्गर तक है। उल्लुक खानी नहर 150 वर्ग मील में है और राजवाही नहर 94 वर्ग मील में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। एफएसटी ने कुछ और भी काम किए, जैसे कुतुब मीनार जो है, एफएसटी ने क्या किया था, कुतुब मीनार का 5वां मंजिल जो था वो टूट गया था। कैसे टूट गया, तो आकाशीय बिजली जो है कुतुब मीनार पर गिरा तो उसका 5वां जो मीनार है वो गिर गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने 5वां उसका मंजिल बनाया था। इसने हौज सिमसी और हौज खास, इस दोनों का मरम्मत करवाया था। हौज सिमसी इल्तुतमिश बनवाया था और हौज खास अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी से मुझे एक बात याद आ गया कि अलाउद्दीन खिलजी का विचार था कि कुतुब मीनार से भी हम एक ऊंचा मीनार बनाए, लेकिन वह अपने इस अभियान में सफल नहीं रह सका। ये सब एफएसटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट घटना है और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इसी से
क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, अशोक का 2 अभिलेख मिला था, एक टोपरा से मिला था फिरोज शाह तुगलक को। टोपरा है अम्बाला में और एक मेरठ है। से अशोक का 2 अभिलेख मिला था, एक टोपरा अम्बाला से और मेरठ उत्तर प्रदेश से। उसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाकर स्थापित किया। एक को लाके टोपरा वाला जो था उसको लाके स्थापित किया था फिरोज शाह कोटला मैदान में, और दूसरा जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक देखिएगा बहुत बड़ा गार्डन है, कुश के शिकार उसको कहा जाता है, वहीं पर उसने हिंदू राव हॉस्पिटल भी पास में ही है, वहीं पर इसने स्थापित किया था। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को कौन दिल्ली लाया, तो ये FST नहीं लाया। FST का अर्थ फिरोज शाह तुगलक हो गया। FST के बाद NMT नासुद्दीन महमूद तुगलक, NMT नासुद्दीन महमूद तुगलक। ये तुगलक वंश का अंतिम राजा था। इसका समय है 1412 तक, 1394 से 1412 तक। तो 1394 में यह शासक बना था और इसी के समय में 1394 में ही जौनपुर जो है स्वतंत्र हो गया। जौनपुर स्वतंत्र हो गया। यहाँ पर सरकी वंश का स्थापना हुआ और ख्वाजा जहाँ जो था उसने ही सरकी वंश की स्थापना की। 1401 में गुजरात स्वतंत्र हो गया और यहाँ पर मुजफ्फर शाही वंश की स्थापना हुई। मुजफ्फर शाही वंश की स्थापना हुई और यहाँ पर जो शासक थे वो जफर खां थे। और 1406 में मालवा स्वतंत्र हो गया और यहाँ पर हुसंग शाही वंश था। कौन सा वंश था? हुसंग शाही वंश, और दिलावर खां संस्थापक थे। AD में जौनपुर स्वतंत्र हो गया और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, जो तुगलक वंश का अंतिम राजा था, शासक था, और सरकी राजवंश का स्थापना हुआ जौनपुर में, ख्वाजा जहाँ ने किया। 1401 में गुजरात में मुजफ्फर शाही वंश का स्थापना हुआ, जफर खान ने किया। और 1406 में मालवा स्वतंत्र हो गया, हुसंग शाही वंश का स्थापना हुआ और दिलावर खां जो है इसका संस्थापक था। इसके समय में सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुआ यह कि 1398 में एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक भाग गया गुजरात। और गुजरात ये ऐसा भागा कि यह तब तक नहीं आया जब तक कि तैमूर लंग मर गया। 1405 में जब तैमूर लंग मर गया तब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली वापस आया। तैमूर लंग जाते जाते एक खिज्र खान नामक व्यक्ति को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ठीक, तैमूर लंग जब भारत से वापस लौट रहा था तो वो गया था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से मेरठ गया, मेरठ से जो है हरिद्वार गया, हरिद्वार से कांगड़ा गया और कांगड़ा से जम्मू होते हुए ये वापस अपने समरकंद चला गया। यही सब है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का एक, आप कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का एक बेटा था नुसरत महमूद तुगलक। तो नुसरत महमूद तुगलक भी चाहता था कि हम दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लें और इसने क्या किया, फिरोजाबाद पर अधिकार कर लिया। फिरोजाबाद पर अधिकार कर लिया। अब तुगलक वंश, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का शासक हो गया और नुसरत जो है वो फिरोजाबाद का शासक हो गया, जो फिरोज शाह तुगलक का बेटा था। और दिल्ली पर आक्रमण करने ही वाला था कि उसी समय तैमूर लंग का आक्रमण हो गया। तो यह आक्रमण यह नहीं कर सका, लेकिन लोग मजाक में कहने लगे कि सल्तनत का आलम दिल्ली से पालम तक है। मतलब आलम जो है अब जो है सिकुड़ के नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय दिल्ली से पालम तक ही रह गया। और 1412 में ये इसका लास्ट शासन है। और उसके बाद दिल्ली के अमीर लोग मिलके दौलत खान नामक व्यक्ति को
दिल्ली का गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन जो FST ने तैमूर लंग ने जो खिज्र खां को नियुक्त किया था लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर, उसने दौलत खां को पराजित कर दिया और दिल्ली पर 1414 AD में सैयद वंश की स्थापना किया। सैयद वंश का स्थापना किया। इस तरीके से तुगलक वंश आपका कंप्लीट जो है अब समाप्त हो गया। इतना पढ़िए, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। महमूद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। दिल्ली में कोरोमंडल तट तक था और मालाबार जो दोनों तट है, समुद्री तट है, वहाँ तक फैल गया था। लेकिन उसकी मृत्यु के समय दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के तरह जितना बड़ा साम्राज्य था वहीं तक आके रुक गया। मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप ठीक से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग उत्साहवर्धन कीजिए। वीडियो में मैं किसी भी तरीके से आपका इस तरीके से मैं बना रहा हूँ कि परीक्षा के क्वेश्चन पूछने की जो भी एंगल हो आप वहाँ पर अपने आप को फुलफिल पाइए। ठीक है, धन्यवाद।